ये अरेंजर का बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो आप इंटरल्यूड म्यूजिक सुनते हैं, हारमोनी सुनते हैं गानों में, ऑर्केस्ट्रा वगैरह जो है वो सब उन्हीं का कंपोज किया होता है। जो धुन लगाता है उसको म्यूजिक डायरेक्टर कहते हैं। अरेंजर का रोल बाद में आता है हमारे इंडस्ट्री में। कैसी हो आप, कैसी हो आप, हो गया म्यूजिक डायरेक्टर काम का। अभी एक ये सिर्फ सिंगर के लिए है, मेल फीमेल सिंगर के लिए। अभी इसको ऑर्केस्ट्रा को फिटिंग करने का काम है अरेंजर को। मेलोडी खुद बनाते थे, अरेंजर्स अरेंजमेंट करते थे, पर इन लोग को ना ऑर्केस्ट्रेशन मालूम था, न नोटेशन मालूम था, न रेंज क्या होती है वो मालूम था, कुछ भी नहीं। धुन के साथ इंस्ट्रूमेंट को, साजों को कैसे सजाएंगे, वो वहाँ पे अरेंजरों का काम था। और ज़्यादातर अरेंजर जो थे वो गोवन थे, क्रिश्चियन, गोवन क्रिश्चियन। सूरज हो आमदम चांद चलने लगा, ये ट्यून है भी। उनके सामने, बीच में, साइड पे कोई कुछ नहीं है। I made the same simple line beautiful, introduction, you know, everything, सब कुछ. Arrangements plays a very very big part. It can change. It's like a film. You shoot a film, but if the editing is not good, there is no story. लेकिन जितना कंट्रीब्यूशन सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर का था, उतना ही कंट्रीब्यूशन ये म्यूजिशियन का भी था। वो आ गया, देखो। ऐसा कोई 100% ज़रूरी नहीं है कि अगर नौशाद साहब का गाना है मधुबन में राधिका नाचे, तो सितार का जो सोलो पार्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि नौशाद साहब ने ही बनाया हो। फिल्मों की ये जो दुनिया हमारे इर्द गिर्द हमेशा जवान रहती है, उसका एक बेहद ज़रूरी एस्पेक्ट है म्यूज़िक। वो चाहे फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूज़िक हो या फिल्मी गानों का संगीत हो। खोजबीन से पता चलता है कि बड़े बड़े नामी फिल्मी संगीतकारों के नाम से जुड़ी हुई ये सांगीतिक रचनाएं उनके अरेंजर्स और म्यूजिशियंस के बिना संभव ही नहीं थी। राज्यसभा टीवी की इस स्पेशल रिपोर्ट के ज़रिए ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक संगीत से पहले उस गुजरे दौर के फिल्म संगीत में क्या क्या हलचलें मौजूद थीं और कौन थे वो जाने अनजाने लोग जिन्होंने फिल्म संगीत की ये शानदार इमारत खड़ी की। फिल्मी दुनिया के ज्यादातर अरेंजर्स और म्यूजिशियंस पश्चिम भारत के खूबसूरत राज्य गोवा से मुंबई पहुंचे थे। इसलिए जाहिर है कि हम अपनी तलाश का पहला पड़ाव गोवा को ही बनाते। करीब 500 साल तक पुर्तगाली शासन में रहा गोवा अपनी आबोहवा और कुदरती खूबसूरती में अव्वल मकाम रखता है।
सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। बारिश का अनवरत संगीत, चारों तरफ हरियाली की चादर से ढके गोवा में फिल्म संगीत की कैसी कैसी कहानियां सुनाने को तैयार है। हमारी बेसब्री बढ़ती ही जाती है। लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। फिल्मों में शुरुआती अरेंजरों में हमें ए.बी. अल्बुकर्क, पीटर डोराडो और राम सिंह के नाम मिलते हैं। ARP पार्टी के नाम से मशहूर अरेंजरों की यह तिकड़ी फौज के बैंड से आई थी। धीरे धीरे इस कड़ी में एंथनी गोंसाल्विस, चिक चॉकलेट, जॉनी गोम्स, सेबेस्टियन डिसूजा, फ्रैंक फर्नांडिस, रॉबर्ट, चिक कोरिया, मार्टिन पिंटो, सी फ्रांको, अल्बर्ट डी कोस्टा, आर्थर परेरा और क्रिस पेरी के नाम जुड़ते गए। हालांकि संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से प्यारेलाल के पिता राम प्रसाद शर्मा एक कुशल ट्रम्पेटियर थे और म्यूजिक अरेंजमेंट में उन्होंने काफी नाम कमाया, लेकिन राम प्रसाद और इक्का दुक्का नॉन गोवानी अरेंजरों को छोड़ दें तो म्यूजिक अरेंजमेंट का सारा जिम्मा गोवानी अरेंजरों ने ही संभाला। म्यूजिशियंस ये लोग उन्हें मिला डांस बैंड से, जैसे होटलों में डांस बैंड होते थे ना, मोस्टली गोवन म्यूजिशियंस, जिसको इंडियन म्यूजिक का कुछ भान ही नहीं था बिल्कुल। पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन बहके आके। वायलिन बजाते थे, ट्रम्पेट बजाते थे, ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। सोलो इंस्ट्रूमेंट्स जब भी आए, फ्लूट है, ये वो अपने इंडियन स्टाइल, मनोहरी वगैरह, ब्रास और स्ट्रिंग्स, ये सब गोवा का इम्पोर्ट है इधर। और जो अरेंजर्स थे वो भी गोवा से ही आए हैं मोस्टली। पाटे भी गोवन था, सेबास्टियन भी गोवन था। Church music was the compulsory kind of. Practically everybody in that section, in that age, around 1940s, went through the church to learn music. So practically everybody was a musician in Goa. For example, we have got Bras Gonsalves, Jazzy Joe, Chick Chocolate. Music in Goa, I think it is, I say, nothing. That mainly the music in Goa is because of the church. ज़्यादातर बाहर के जो म्यूजिशियंस थे उनको नोटेशंस वगैरह एकदम ठीक से नहीं आते थे। अब जो गोवंस होते थे उस ज़माने में, तो वो सब चर्च से सीख के देयर नोटेशन एंड देयर थियरी बेस एकदम परफेक्ट रहता था। वो बेसिकली उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया कि दे न्यू हाउ टू राइट फॉर द होल ऑर्केस्ट्रा। वायलिन का सेक्शन बजा के देते थे, ब्रास का पूरा, ड्रम्स, परकशन, सब दे न्यू टू राइट फॉर द होल ऑर्केस्ट्रा। इसी तरीके से दे चेंज द साउंड विच वाज प्रिवेलिंग इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, जो कि क्लासिकल साउंड था, उसमें पूरे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, वायलिन्स आ गए, स्ट्रिंग्स आ गए, हॉर्न्स आ गए। अपनी नैसर्गिक सुंदरता और औपनिवेशिक अतीत में लिपटे गोवा में संगीत एक स्वाभाविक क्रिया है। लंबे पुर्तगाली शासन के दौरान चर्च संगीत का केंद्र हुआ करते थे। वायलिन वादक एंथनी गोंसाल्विस, ट्रम्पेट वादक चिक चॉकलेट, अरेंजर सेबेस्टियन डिसूजा और दत्ता राम इसी जमीन से निकले और मुंबई की फिल्मी दुनिया को अनोखी आवाजों से सजाते रहे।
है दक्षिणी गोवा का माजोर्दा गांव। जहां जनवरी 2012 में एंथनी गोंसाल्विस ने आखिरी सांस ली। मेरा पिताजी पहला उन्होंने नौशाद के साथ काम किया था। उसका एक अंकल था इधर, वो मुंबई में था। उन्होंने उसको नौशाद जी के पास लेके गया था और एक ऑडिशन दिया था। वो उसको बहुत पसंद आया। वो बोला वो एक्सेप्शनल लड़का है, बहुत टैलेंटेड लड़का है। तभी मेरा पिताजी का उम्र था 16 साल। My name is Anthony Gonsalves. Right? My name is Anthony Gonsalves. प्यारेलाल जी ने बताया था कि मैं मेरे गुरुजी को वो ट्रिब्यूट जैसा दे रहे हैं। 3.5 साल प्यारेलाल जी को मेरे पिताजी ने वायलिन सिखाया था। तो प्यारेलाल जी ने मेरे को बताया कि हमने सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं सीखा है, उन्होंने हमको सिर्फ संगीत ही नहीं सिखाया, उन्होंने हमको अच्छा इंसान बनने के लिए सिखाया। मैं ये सोच कर अरेंजर्स और भी हैं, तभी और भी थे, मैं किसी को कम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एंथनी साहब के अंदर वेस्टर्न म्यूज़िक का, वेस्टर्न क्लासिकल का भी पूरा नॉलेज था बचपन से, और बम्बई जाके उन्होंने इंडियन क्लासिकल का भी नॉलेज लिया और वो सीखे। आज से करीब 100 साल पहले गोवा के अल्दोना गांव में पैदा हुए अंतोनियो जेवियर वाज उर्फ चिक चॉकलेट की जिंदगी काफी जद्दोजहद भरी थी। मशहूर जैज ट्रम्पेटियर लुई आर्मस्ट्रांग को अपना आदर्श मानने वाले चिक चॉकलेट ने ट्रम्पेट से अद्भुत प्रयोग किए। सी रामचंद्र के संगीत से सजी फिल्म अलबेला में उन्हें पर्दे पर भी देखा गया। इंटरेस्ट से शौक म्यूजिक के लिए था, तभी अपना बैंड बनाया। मतलब ही फॉर्म्ड हिज ओन बैंड, म्यूजिक लिखता था और सब कुछ सेल्फ स्टडी था, मतलब पिकअप अपना से। कुछ म्यूजिक स्कूल तभी नहीं था, बुक्स भी नहीं था। Chick Chocolate's contribution in the film industry was very vast, and when these kind of musicians entered in the film, they started writing chords and making it so beautiful. जाने कहाँ गए वो दिन। सेबेस्टियन साहब जिधर यहाँ रहते थे, वो ओपिनियर साहब को भी अरेंजिंग करते थे। तो दो अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर को दो अलग अलग स्टाइल से म्यूज़िक अरेंजिंग करना, ये सेबेस्टियन साहब का कमाल है। तो ये उनका समझो घर तो हम बोले, वो बोलेंगे, हम तो बोलेंगे ये हमारा मंदिर है। शंकर जयकिशन की धुनों को अपनी अलग पहचान देने वाले सेबेस्टियन डिसूजा एक ऐसे अरेंजर थे जो बिना कोई समय गंवाए गीतों को सजा दिया करते थे। जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। उनके अरेंज किए हजारों गाने हमारी फिल्मी विरासत का हिस्सा बन चुके हैं। सेबेस्टियन ने अपने दौर में कई संगीतकारों के लिए म्यूजिक अरेंजर के तौर पर काम किया। ओपिनियर, शंकर जैक्सन, सलील चौधरी, एवरीवन, वो सिर्फ घर पे आते थे और कहते थे कि आई डिड टुडे 300 फिल्म्स आई फिनिश्ड, सो हाउ डू यू फील डैडी? तो बोलते थे आई एम हैप्पी दैट जो मैं काम की, इट्स बिकम फेमस, आई टच्ड पीपल्स हार्ट्स। आई सेड बट डैडी आपको रिकग्निशन नहीं मिला, आप कितने काम किया है। बिकॉज हमको लगता है कि ही शुड बी कंपोजर और अरेंजर का क्रेडिट देना था।
Sebastian G was a good man, happy man, and जो music था उनके अंदर में, in his heart and his soul, it came out and he gave to the world with no return. Music director used to play on the harmonium, the melody, and my dad used to write it. You know, like how you write shorthand, he used to write the music, the melody. And when he used to complete the melody, and then my father used to make the arrangement for the orchestra. You know, different instruments will play different types of music. He used to play a lot of instruments. He had a knowledge of a wide variety of instruments. संगीतकार दत्ताराम म्यूजिक कंपोजर होने से पहले अपने ठेके के लिए जाने जाते थे। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। गोवा से निकले म्यूजिशियंस में दत्ताराम का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। क्यों डरता है दिल। शंकर जंक्शन गए थे और राज साहब से बातचीत चल रही थी, तो राज साहब ने उनसे कहा भाई ऐसे एक पिक्चर प्रोडक्शन में एक पिक्चर बन रही है जिसमें मैं हीरो नहीं हूँ, न मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ, और ये खाली हमारा पैसा लग रहा है और ये अलग छोटे बच्चे की पिक्चर है, ऐसी एक बना रहे, तो तुम क्या बोलते हो। तो शंकर जी ने कहा कि आप दत्ताराम को ये पिक्चर दीजिए। फिर राज साहब से बातचीत हुई तो बोले तुम ये म्यूजिक दे रहे तुम करेंगे क्या। मैंने बोला जरूर करूँगा। तो स्टोरी सुनने के बाद उनसे पूछा मैंने भाई कौन सा गाना पहला लेने का है, तो बोला बर्थडे का गाना पहला लेने का है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो सोचा बर्थडे का गाना, तो राज साहब ने पूछा वो कौन गाएंगी, तो मैंने बोला लताबाई गाएंगी। आखिर क्या है म्यूजिक अरेंजमेंट और इसमें अरेंजर का रोल क्या है? इस सवाल का जवाब पाने की कोशिश में हमने कई प्रैक्टिसिंग संगीतकारों और अरेंजरों से बात की। ढोलक का तबला कब बजाने का, बोंगो कॉन्गो कब बजाने का, और टुम्बा उसमें मिलजुल कैसे करने का, सब अरेंजर का काम है। अरेंजर के बाद ये म्यूजिक डायरेक्टर लेता है, कंडक्टर के देता है, और कंडक्टर ये म्यूजिक सिखाता है। कभी कभी अरेंजर एक मामूली आदमी की तरह आता है और देखता है जो क्या कर रहे हैं। कोई मिस्टेक कर रहा है तो वो उसको डायरेक्ट नहीं बताता है, क्योंकि इंसल्ट हो जाएगा ना, लोगों को मालूम भी नहीं है अरेंजर इसने किया है, ऐसे ही होता है। तो वो डायरेक्टर को, म्यूजिक डायरेक्टर को बताता है वो थोड़ा गलत नोट बजा रहा है। Indian classical music is very melodic, not harmonic, whereas Western का जो music है वो harmonic है। For example, look, if you play sitar, it's one note, correct? Flute, एक ही note, मगर piano, guitar, जो Western musicians, Goan musicians, सब सीख लेते थे। So with piano you get, you know, like 4-part harmony होते हैं। For example, this is the melody line. Bass. So this is the bass line and chords. So I'm playing all. जो arranger था, will bring it all together. For example, like I played for you. So जो ये इस in this example मैंने पूरी स्कोर की, हारमोनी, म्यूजिक इन बिटवीन, बेस, सब कुछ। whereas the composers वो टाइम पे they didn't know that this existed। लोग सिर्फ हारमोनियम पे एक गज़ल सीख ले और भजन whatever, तो उन्हीं one line, melodic line, whereas western music जो ब्यूटी है हारमोनी है।
म्यूज़िक वी कैन से लाइव म्यूज़िक इज़ डेड। तो अभी जैसे पुराने ज़माने में रिकॉर्डिंग होते थे 15-15, 20-20 वायलिन एक साथ, 4-5 तबले एक साथ, वोकलिस्ट गा रहा है, मोहम्मद रफ़ी जी गा रहे हैं साइड में से। अब वैसा नहीं होता, अभी सिंगर आता है, उसका पार्ट गाता है, जाता है। ये रिकॉर्डिंग सुबह से शुरू हुई है, अभी इसका सिर्फ एक वर्जन ख़त्म हुआ है आशा भोसले का, वो अपना गा के चली गई हैं। अब उसी वर्जन में म्यूज़िक यहाँ ऐड होगा, उसके बाद वो ख़त्म हो गया, अब कुमार शानू शुरू करेंगे गाना, वही गाना। Music director, his main thing is only give the melody, and then the arranger does the main thing is the arranger. He does all the filling up, and it embellishes the whole song, by the different music interludes and all done by the arranger. जब हम म्यूज़िक डायरेक्टर को क्रेडिट देते हैं तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमने उनको भी ये देना चाहिए, और ये हमको मालूम होना चाहिए एज ए म्यूजिशियन, कम से कम हमको पता होना चाहिए कि ये ओरिजिनल किसने बजाया। म्यूज़िक कंपोज़र को मैं कुछ कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इंट्रो शुरू करते हैं अलग अलग, जैसा सीन हो वैसे, वहाँ का सीन कैसा हो और कैसा हो, ये सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़, राग यूज़ करना, वेस्टर्न स्टाइल यूज़ करके फिर गाने का स्टार्ट होता है। तो म्यूज़िक कंपोज़र अलग है, म्यूज़िक अरेंजर जो एंथनी साहब जैसे है, उनका काम मैं तोला जाए तो मेरा जैसे मामूली आदमी, मैं म्यूज़िक अरेंजर को ज़्यादा वोटिंग दूंगा। Everything is done by arranger. First of all, he writes down the melody. Then he writes down appropriate harmony for each bar. From that, he takes the string parts, he writes those down. They were top heavy, means violin parts जो थे ना, वो सब arranger करते थे। जो नीचे के जो parts थे ना, वो धमाल से भर देने का। बेस सबसे नीचे जो फाउंडेशन बेस का इंस्ट्रूमेंट्स होता है, डबल बेस होता है, चेलोस बजाते हैं, कभी जो लोअर इंस्ट्रूमेंट्स है ना, दे सप्लाई द बेस साउंड। नाउ बेस बिगर आपका ट्यून लूला हो जाता है। सिंपल गाना तारा री रा रा रा, सपोजिंग दी दा, सो बेस बजे दा री री दा 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 दा, ये बेस आएगा नीचे, दी दी दा रा, ये बेस बजाएगा, तभी ट्यून में इसको सपोर्ट मिलेगा। हाल दिल हमारा जाने ना बेवफा ये ज़माना ज़माना। हमारा हिंदुस्तानी संगीत लीनियर मेलोडी होता है, एक ट्यून होता है, इसको कॉर्ड वगैरह ऐसा नहीं लगता है। कॉर्ड का मतलब है एक नोट को और एक नोट ऊपर और एक नोट नीचे, इससे एक कॉर्ड बनता है या तो हारमोनी बनती है। हमारा इंडियन म्यूज़िक लीनियर है और मेलोडिक फॉर्म है, मेलोडिक इंटरवल से। वेस्टर्न म्यूज़िक जब गोवा में आया पोर्चुगीज़ के साथ, वो हार्मोनिक कॉन्टेक्स्ट होने लगा गोवा का म्यूज़िक में। अरेंजर का रोल है लिखना पूरा गाने का टाइम। क्या चाहिए, पहला क्या चाहिए, पहला इंट्रो चाहिए। इंट्रो का मतलब एक धुन जो इंट्रोड्यूस करता है सिंगर जो गाने वाला है पहला। तो ये आता है, ये पार्ट 1 बार 3 4 1 3 4, ऐसे 8 या 16 बार हो गए तो देखने वाले को, सुनने वाले को भी थोड़ा मौका मिलता है रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए जो आ रहा है। और इसके बाद आता है हमारा गाना शाम मस्तानी। 3-3 4-4 वॉइस में पैरेलल हम गाते थे, और उससे म्यूज़िक का
कैरेक्टर बढ़ता था। तो ये हमारे बॉम्बे के म्यूज़िक डायरेक्टर लोगों ने देखा, और जब हमारा माइग्रेशन हो गया इधर से, गोवा के थोड़े म्यूजिशियन, बड़े बड़े अच्छे म्यूजिशियन बाहर जाने लगे, तो इन लोगों की मदद से बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर ने सीखा एक वायलिन का आवाज़ 4 तरीके से कैसे अरेंज कर सकता है। तो ये बोले तो एक वायलिन बजाता है ई नोट, पहला सब वायलिन एक ही नोट बजाते थे, और ऐसा दिखता था एक लहरा जो हो रहा है एक वायलिन का, सब ऐसा वॉल ऑफ साउंड। मगर हमारे एंटनी गोंसाल्विस और बहुत म्यूज़िक डायरेक्टर गोवा के आए, और उसने उनको दिखाया कि एक वायलिन जब ए नोट बजाते हैं, ग बजाते हैं, उसके साथ सा बजाया तो इसको हारमोनी कहते हैं। बाद में उसके साथ प बजाया तो और बड़ी अच्छी हारमोनी होती है। प सा ग प, और ऐसे एक वायलिन के 4-4 साउंड हो सकते हैं। तो एक 100 वायलिन का ग्रुप है तो 25-25 में बजा सकते थे। काश कि मैं जा सकता लंदन, blind mice, see how they run, see blind mice. अफसोस अफसोस अफसोस, अफसोस लेकिन ओ जाने मन, हाय जाने मन। कितना कुछ है जो हमारे ये म्यूज़िक अरेंजर्स, म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ हमें दे गए हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगर फिल्म म्यूज़िक सचमुच एक अद्भुत और अनोखी कला बनी तो इनके योगदान को और इनके योगदान के बिना संभव ही नहीं थी। म्यूज़िक अरेंजरों की इस दिलचस्प कहानी में आज बस इतना ही। हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट की अगली कड़ी होगी पारसी अरेंजर्स और पारसी म्यूजिशियंस के बारे में। तो वादा कीजिए कि आप और हम होंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।